बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चीन का, सारी दुनिया की नज़रें उस पर हैं और प्रेसिडेंट शी ने भी यही बात की है, जो चीन के सदर हैं, कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी मुस्बत बातें की। जब इतनी बड़ी दो पावर्स मिल रही हैं तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो हो नहीं सकती। तो दोनों की कोशिश ये है कि मैक्सिमम अचीव किया जाए और अच्छे माहौल में अचीव किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को दावत भी दी है अमेरिका में, कि सितंबर में, गालिबन 24 सितंबर का उन्होंने कहा जी कि आप अपनी अहलिया के साथ अमेरिका तशरीफ़ ले आएँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। वहाँ पे सदर तो नहीं थे चीन के, लेकिन अवामी सतह पे बहुत सारे लोग चाइना में सड़कों पे निकले, वो डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाह रहे थे। दूसरा, मैंने एक और चीज़ देखी कि वहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही थी, यानी अगर एक लाइन में प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर जा रहे हैं तो दूसरी लाइन चाइना में चल रही है। पाकिस्तान में नायब सदर आ गया था अमेरिका का, तो हमने पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया था। बल्कि हमने 2 हफ्ते तक कर्फ्यू लगा कर रखा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि शायद कोई अमरीकी अहदेदार आ जाए। सदर भी नहीं आ रहा था, नायब सदर भी नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा कर्फ्यू ख़त्म नहीं हो रहा था। तो बहुत फ़र्क है पाकिस्तान की डीलिंग में और चाइना की डीलिंग में। चाइना आज एक बहुत ताकतवर मुल्क है। उनके सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को सामने बिठाकर कहा कि अमेरिका और चीन के दो तरफा ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन को तारीखी करार दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों एक साथ चल सकते हैं। चीनी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात 1.7 अरब आबादी वाले दोनों ममालिक की फलाह बहबूद और दुनिया के 8 अरब से ज़्यादा लोगों के मफादात से मुताल्लिक हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि उनका चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान कई उमूर पर गुफ्तगू करने का मौका हमें मिला है, और साथ ये भी कहा कि इनके साथ होना मेरा एजाज़ है। 24 सितंबर को उन्होंने व्हाइट हाउस में दावत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी को और उनकी अहलिया को। अपने जो स्केड्यूल है उसमें से उन्होंने ये टाइम दिया कि इस पे जो है वो चीनी सदर आए। अब वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा कि किस तरीके से उनका इस्तकबाल होता है अमेरिका में और कैसे वो वहाँ पे मुलाकातें करते हैं, अगर वो जाते हैं तो। अभी ये सिर्फ एक दावतनामा है, इसके ऊपर कंफर्मेशन जब आएगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो नादरीन, पूरी दुनिया नज़रें इसलिए लगाकर बैठी हुई है कि यहाँ पे अमेरिका चीन को कायल करने में कामयाब हो जाएगा कि वो ईरान के ऊपर दबाव डाले और उस दबाव के नतीजे में जंगबंदी हो जाए और ईरान वो शराइत मान ले जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग चाहिए और वो फेस सेविंग ईरान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ईरान को कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक लीडर के तौर पे तस्लीम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यानी यूरेनियम के मामलात में अमरीकी मफादात के करीब जाना पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत तौर पे खोलना पड़ेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी फ़ौजें इस खित्ते से निकलते हुए वो ये नारा लगाएंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो ये भी कहेंगे कि ना रजीम तब्दील हुआ ईरान के अंदर, ना उनकी एटमी सलाहियत कम हुई ईरान के अंदर, ना उनके जो है वो मिसाइल सलाहियत जो है वो इफेक्ट हुई ईरान के अंदर। तो दूसरी तरफ ये बातें भी लोग करेंगे। अब अमेरिका के अंदर लगातार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि ईरान चंद हफ्ते दूर है एटमी तजर्बा करने से। देखें ना, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने जून में ये कहा था। अब मुहासबा तो इस बात पे भी होगा अमेरिका में कि आपने पिछले साल जून में कहा था कि हमने ऑपरेशन कर दिया और अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा, और इस साल अब आप दोबारा कह रहे हैं कि चंद हफ्ते दूर था, आपने फिर लड़ाई लड़ ली। तो 40 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद आपने कहा कि ईरान अब कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। अब दोबारा से आप टेबल के ऊपर बैठ के ईरान के साथ तय करना चाहते हैं कि वो एटमी कुव्वत ना बने, तो फिर आपको फौज इस्तेमाल करने का, इतने हथियार फूंक देने का, अरबों डॉलर ज़ाया कर देने का क्या फ़ायदा हुआ? ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। नाजरीन, अब एक और ख़बर है मेरे पास। अब ये खबर पाकिस्तान में, क्योंकि अभी डेवलपमेंट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, जो डेवलपमेंट्स आएंगी, ईरान का रद्द अमल, फिर बैकडोर चैनल क्या बातचीत होती है, खबरें निकलेंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये जो खबर है ये हिला देने वाली खबर है और हैरान कर देने वाली खबर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान पर कर्जे 97,360 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। 97,360 अरब रुपया, यह लगभग 1 लाख अरब होने वाला है जो पाकिस्तानियों ने अब देना है दुनिया का। ये कर्जे उतारते उतारते हमारी कमर दूरी हो जाएगी।
और ये कर्जे लिए किसने हैं, ये डाटा अब मैं आपके सामने रखता हूं। ये कर्जे लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने, और ये कर्जे लेने की वजह यह है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये दोनों मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के तमाम फार्मूले फेल हो चुके हैं। मईशत के हवाले से, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के हवाले से, सियाहत लाने के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर लोगों को रिलीफ देने के हवाले से, हर चीज़ में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। तो अब इन्हें भारी कर्जे लेने पड़ते हैं और अवाम के ऊपर टैक्सों का बदतरीन बोझ डालना पड़ता है। तो ये जनाब सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं वो 97,307 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। इमरान खान साहब के दौर में ये कर्जे 43,000 अरब रुपए थे। 43,000 अरब रुपए ये इमरान खान साहब के दौर में थे। अगर आप उन्हें डबल भी करें तो 86 बन जाते। लेकिन इस वक्त ये कितने हो गए हैं? इस वक्त ये 97,307 अरब रुपए बन गए हैं। यानी दुगने से ज्यादा कर्जा ले लिया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत तक। यानी आप ये समझ लें 2022 में जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उस वक्त तक, जब से पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 से लेकर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तहरीक अदम एतमाद लाने के वक्त तक पाकिस्तान का कर्जा जितना था ना, उससे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने गुज़िश्ता 4 सालों में ले लिया। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। यानी इससे ज्यादा बुरा पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता कि जितना कर्जा पाकिस्तान ने 75 सालों में लिया, उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में ले लिया। अब जरा आप ये सोचें कि पाकिस्तान ने उन 75 सालों में ज्यादा तरक्की की है या इन 4 सालों में ज्यादा तरक्की की है? कोई एक मंसूबा ये बता दें कि जो इनका कामयाब हुआ हो इन 4 सालों में। एक भी मंसूबा इन 4 सालों में कामयाब नहीं हुआ। तो इतना बड़ा कर्जा लेकर इन्होंने गायब कहां पे किया? यानी 43,000 अरब का कर्जा लिया गया 75 सालों में, और उससे ज्यादा कर्जा लेकर उसको 97,307 अरब तक पहुंचा दिया गया सिर्फ 4 सालों में। तो वो 75 सालों में जो पाकिस्तान ने तरक्की की है वो बड़ी है, या ये 4 साल में पाकिस्तान ने तरक्की की है? कोई एक मंसूबा इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने तो अपने जहाज लिए, अयाशियां की, ट्रैवलिंग की, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं। ये अपनी एक्सटेंशन ले लिया, इस्तिस्ना ले लिया। पाकिस्तान में तो इन लोगों ने ये काम किया ना। पाकिस्तानियों को क्या मिला? पाकिस्तानियों को क्या बिजली मुफ्त मिल गई? नहीं, उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई। पाकिस्तानियों को क्या गैस मुफ्त मिल गई? नहीं, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ गई। पाकिस्तानियों को खाने पीने की चीजें मुफ्त मिल गई? नहीं, उनकी कीमतें दुगनी हो गई। तो पाकिस्तानियों को मिला क्या? क्या पाकिस्तानियों को पैसे बांटे गए? नहीं। क्या पाकिस्तानियों के लिए सड़कें, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ बनाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। खेलों के नए मैदान बनाए गए? नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अस्पताल बनाए गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो पहले अस्पताल हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जो स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, और बजट काट दिए गए तालीम में से और हेल्थ में से, और पैसा खर्च किया गया अपनी इश्तिहारबाजी के ऊपर। यानी सादी बात आप करें ना, तो एक तरफ पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान की हुकूमत गिरने तक हमारा जो कर्जा था वो 43,000 अरब था, और उसके बाद 4 साल में जो हमने कर्जा लिया वो 54,000 अरब है। यानी 43,000 अरब हम लेते हैं 75 साल में, और 54,000 अरब हम ले लेते हैं कितने अरसे में? सिर्फ 4 साल में। और इन 4 सालों में कोई डैम नहीं बना, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई पाकिस्तान ने ऐसी, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया तब हमने इतना कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान ने मंगला जैसा, तरबेला जैसा डैम बना लिया तब भी हमने इतना कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान ने जंगें लड़ दी बड़ी बड़ी तब भी हमने इतना कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान ने बेशुमार प्रोग्राम इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे मंसूबे बने, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इतना कर्जा नहीं लिया। ये कर्जे का पैसा गया कहां पे? इसकी इंक्वायरी से ये लोग डरते हैं और जवाब देने का इनका मूड ही नहीं है। जवाब ये क्यों नहीं देते? तो सबसे पहले तो आप देखें कि मरियम नवाज के अखराजात की जब तफसीलात मांगी गई मरियम नवाज से और हुकूमत पंजाब से कि जनाब आप बताइए कि आपने कितना पैसा खर्च किया पाकिस्तानियों का अपने दौरों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने जहाज पे और अपने अय्याशी वाले तरीक़ाकार पे जिसके तहत आप हुकूमत कर रहे हैं। अभी अगले महीने इन्होंने आज़रबाईजान भी जाना है। गर्मी आ रही है ना, तो आज़रबाईजान एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो बहुत खूबसूरत है,
माहौल बड़ा अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, खाने बहुत अच्छे हैं। वरना पंजाब हुकूमत का अजरबैजान के साथ क्या काम है? शहबाज शरीफ भी अजरबैजान बहुत चक्कर लगाते हैं, ये कह कह करके हम वहां से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अजरबैजान से पाकिस्तान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाया। दावा तो इनका यह है कि $2 अरब लेकर आ रहे हैं, लेकिन इतना पैसा मुझे लगता है कि ये खानदान अजरबैजान के टूर कर करके खर्च देगा और $2 अरब शायद नहीं आने। अच्छा, अब मामला यह है कि एक सवालनामा भिजवाया गया वकील अब्दुल्ला मलिक साहब ने मरीम नवाज के दफ्तर को, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक आइन के अंदर कानून है, उसके तहत एक दरखास्त दायर की थी और एक एप्लीकेशन भिजवाई थी कि बताया जाए कि मरीम नवाज के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ, उनके गैर मुल्की दौरे और हुकूमत पंजाब की जानिब से हासिल किए गए एक पुरतइश तैयारे की तफसीलात जो है वो उन्होंने तलब की, बताएं हमें इनकी तफसीलात। तो पाकिस्तान में जो है वो RTI का एक बाकायदा कानून है, आइन का आर्टिकल 19A जो है वो इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप एक ख़त लिखकर, और कोई भी शख्स, वकील नहीं, कोई भी शख्स जो है वो सरकारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन खुफिया नहीं है। तो नाज़रीन, जो दरखास्तें जमा कराई मुस्तरद हो गई, यानी इन्होंने डिनाई कर दिया कि आपको हम नहीं बताते कि हमने कितने पैसे खर्च किए मरीम नवाज के ऊपर। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने अरबों रुपया फूंक दिया पाकिस्तानियों को, और इनका मंसूबा ये है कि ये 50 अरब रुपया पाकिस्तानियों का लगा देंगे 5 साल में मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ाती तशहीर के लिए, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया जाएगा। यानी आपका पैसा ज़्यादातर सोशल मीडिया के पास चला जाएगा, और बाकी अखबारात वगैरह को भी दे रहे हैं और टीवी चैनल्स को भी दे रहे हैं। इसके बावजूद टीवी चैनल्स नौकरियों से अपने मुलाजमीन को निकालते चले जा रहे हैं। बिजली के बिल, यानी अवाम को इन्होंने इतना दबा दिया है कि बिजली के बिल अब जो आ रहे हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा खौफनाक है। अब जो नए बिल लोगों को मौसूल होंगे सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि सब्सिडीज हुकूमत तकरीबन ख़त्म कर चुकी है, IMF की तमाम शराइत मान चुकी है, बिजली की कीमत 4 से 5 गुना ये बढ़ा चुके हैं। तो एक एक आदमी को, जो गरीब आदमी है, उसको 50 यूनिट से 100 यूनिट के बीच में भी बिजली का बिल आ सकता है। और जब आप ये डाटा देखेंगे तो आप वाकई सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस हुकूमत ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या। लोग सोलर लगाएंगे और हुकूमत के साथ लड़ेंगे, और हो सकता है कि लोग अपने बिजली के मीटर ही कटवा दें कि जनाब हमसे ये बिल नहीं दिया जाता। मुझे याद है शेख रशीद ने एक दौर में ये बात की थी कि जो IPPs के मुआहदे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं ये इतने खौफनाक हैं कि एक वक्त आएगा कि लोग अपने मीटर कटवा लेंगे और लोग कहेंगे कि हम बिजली के बगैर रहना चाहते हैं, हम इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। नाजरीन, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अदालत में केस गया, और वहाँ पे जो मुखालिफ वकील हैं वो क्या कहते हैं, देखिए फैसला तो महफूज हो गया उनकी मुलाकात के हवाले से। उनकी मुलाकात करवाई नहीं जाती, ना बुशरा बीबी की करवाते हैं, ना इमरान खान की करवाते हैं, कैद तन्हाई में डाला हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब की आंख की बिनाई, जो सरकारी ज़राए भी कहते हैं और इमरान खान साहब के वकील भी कहते हैं कि वो तो ज़ाया हुई है। 85% उनका विजन चला गया तो 15% तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिजिकली इमरान खान साहब फिट हैं, मजबूत हैं। ये मुझे मेरे सोर्स ने इन्फॉर्मेशन, बड़े अरसे के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब फिजिकली वो मजबूत हैं, उनका आज़म बहुत मजबूत है और वो बड़े तगड़े हैं। लेकिन उनकी आंख की बिनाई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं उनकी हालत ख़राब है, वो काफ़ी बीमार हैं, उनको मल्टीपल बीमारियां हैं, ख़ासतौर पे उनकी आंख का भी इलाज चल रहा है। तो अदालत के अंदर जो वकील है ना बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, जो अदालत में आया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मुल्क नाजुक सूरत से गुजर रहा है। और ये नाजुक सूरत से कैसे गुजर रहा है, उन्होंने ये बताया कि जब बुशरा बीबी की बहन, जिनका नाम मरियम वट्टू है, ये जब मुलाकात होती है ना तो ये फैमिली उनको बता देती है कि मुलाकात में क्या बातें हुई, और वो बाहर से बैठकर ट्वीट कर देती हैं और कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो मुल्क जो है ना वो नाजुक सूरत से गुजर रहा है। यार ये किस तरह का मुल्क है जो एक कैदी खातून, जो साबिक खातून अव्वल है, उसकी जेल के अंदर जो हालत है, उसकी खबर बाहर आ जाने के ऊपर, या एक मरियम वट्टू नामी एक खातून है, वो बाहर से बैठकर अगर एक ट्वीट कर देती हैं अपनी बहन की हालत के ऊपर, तो इससे मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं। यानी मुल्क नाजुक, ये जब से पाकिस्तान बना है ना, ये जर्नैलों ने और उनके टाउटों ने हमें एक ही कहानी सुनाई है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क ख़तरनाक मोड़ से गुजर रहा है। हमारा तो ना वो नाजुक दौर ख़त्म होता है, ना वो हमारा जो है हसास मोड़ ख़त्म होता है। हम तो वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। पाकिस्तान को इन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया, और आज हम पे 97,000 अरब का इन्होंने कर्जा भी चढ़ा दिया।
इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जाते जाते मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। लेकिन नदीम अफजल चंद ने एक बात की, उन्होंने कहा जी जब भी कभी आईनी तरमीम की बात चलती है नैब सरगर्म हो जाता है। तो चंद साहब ने वो बात कर दी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी को ना ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब अब पता चलेगा। बिलावल ने एक मीटिंग ली है, वहां पे बड़ा कॉन्फिडेंस शो करने की कोशिश की है, लेकिन बात बनेगी नहीं। अब बजट भी पास करवाना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और 28वीं आईनी तरमीम भी पीपल्स पार्टी को पास करवानी पड़ेगी। इनका नसीब ही है कि ये जूते पॉलिश करेंगे। अगर बिलावल ने कभी फ्यूचर में वजीर आजम बनना है तो और अच्छे जूते पॉलिश करना उनको सीखना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान ने अपनी हालिया मुलाकात में नहायत तशवीशनाक इंकशाफात किए थे। जब ये सलमान सफदर गए थे, उनकी आंख की बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आ रही, तकरीबन 85% बिनाई मुतासिर हो चुकी है। कई बार अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बावजूद इलाज में कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इमरान खान ने अपनी बीवी के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार भी किया था। मैं मजबूत इंसान हूं, यह सब बर्दाश्त कर लेता हूं, मगर मेरी एहलिया को 24 घंटे तन्हाई की कैद में रखा जा रहा है। ना किसी से मुलाकात, ना किसी से बातचीत, ना सलाम, ना दुआ। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी अजियत है। उन्होंने सवाल किया, क्या एहतसाब अदालत के जज नासिर जमशेद राणा ने अपने फैसले में तन्हाई की कैद जैसी कोई सजा दी थी हमें? अगर नहीं तो फिर जेल हुकाम किस कानून के तहत ऐसी इजाफी पाबंदियां हमारे ऊपर लगा रहे हैं जो अदालती फैसले का हिस्सा ही नहीं है? ये मामला ना सिर्फ इंसानी हकूक बल्कि कानून और इंसाफ के तकाजों पर भी संगीन सवालात उठा रहा है। ये बात बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के बाहर खड़े होकर की है। नाज़रीन, बाकी तफसीलात आपको नेक्स्ट वीलॉग में मैं बताता हूं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।